Hello and welcome to my channel Way to PCS. Myself मनोज कुमार. मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ. मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं बीटेक एनआईटी के सूरतकल से किया हूँ और उसके बाद मैं 64th बीपीएससी फाइनल 553 रैंक से क्रैक किया हूँ. 65th बीपीएससी भी मैं क्रैक किया हूँ. एबव कट ऑफ है मेरा मार्क्स, जो मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाऊंगा. और 66 BPSC also I have qualified the prelims exam and wrote the mains exam. It went well. In UPSC also in 2018 I was still interview. Total marks I have obtained is 972 and the cutoff for general category was 982. So I missed the list by 10 marks. So ये मेरी एक overall backgrounds है मेरे एजुकेशन का. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने प्रीलिम्स का मार्कशीट आपसे शेयर करूंगा, तो आप इधर देख सकते हैं. ये लेफ़्ट साइड मेरी मार्कशीट है. ये 64th BPSC जिसमें कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी का 997 था और मुझे 104 मार्क्स मिले थे. सेम 65th में भी मुझे 104 मार्क्स ही मिले थे और 97 ही कट ऑफ था. फिर 66 में मुझे 110 मार्क्स मिले थे और 108 जनरल का कट ऑफ था. ये इस साइड आपको मैं अपना तीनों प्रीलिम्स आई हैव क्वालिफाइड कंटिन्यूसली लास्ट 3 प्रीलिम्स एंड दिस इज माय मेंस फाइनल मार्कशीट. सो इफ यू सी हियर दिस साइड, दिस इज 64th मार्कशीट. सो इन दैट फॉर द मेंस द कट ऑफ वाज 446 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड आई गॉट 471 मार्क्स and overall final 535 was the cutoff and I got 546 and my rank was 553 out of 1400. Around 1400, more than 1400 student was got selected that year. Similarly, if you see 65th BPSC, right, so here also the unreserved category written cutoff was 447 and I got 457 marks and final I got 535 and the exact cutoff was 535. Since I had filled only level 9 posts, so my name was not there in the list. But if you see the comparison, like on 535 how many student was there, so around 270 general rank. So definitely my rank would have been less than that, but since I had applied only for level 9, so my name was not there in the list, but I have qualified the 65th BPSC also. Waiting for again the name for here also in 66. Let's see what is going to happen. I'll share my UPSC marksheet also in some other video, but this is overall. So इससे मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा से गाइड कर पाऊँगा प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए. इफ़ यू सी मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी में 184 मार्क्स मुझे मिले थे 64th में और 170 मार्क्स मुझे 65th में मिले थे. 65th में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो 180 मार्क्स गया है. सो आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं. ज्योग्राफी में मुझे अच्छा स्कोर हुआ है दोनों में. फिर GS1 में भी, GS2 में मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले हैं, बट वी कैन इम्प्रूव. लाइक एवरीवेयर वी विल हैव स्कोप टू इम्प्रूव. सो मैं आपको अच्छा से गाइड कर पाऊँगा प्रीलिम्स के लिए. और वैसे भी अभी 65th की प्रीलिम्स है यहाँ, और मेंस के लिए भी फ्यूचर में मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगा और उसके PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहूँगा. ओके. सो जैसा कि मैं आपको बताया था कि प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस के. क्योंकि अगर आप सेम टाइम पर देखोगे तो BPSC का कुछ अलग पैटर्न होता है, UPSC की कुछ अलग पैटर्न होती है. ओके. सो उन दोनों एग्ज़ाम को आप हम लोग सेपरेटली देखेंगे. अभी मैं BPSC पे फोकस कर रहा हूँ. सो BPSC में नेक्स्ट 40 डे में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. और क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो उसका मैंने एनालिसिस किया है. तो एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस 5 ईयर्स का, क्योंकि उससे पीछे फिर पैटर्न चेंज हो जाती है. 2-3 साल में ही पैटर्न चेंज हो जाती है. फिर भी हम लोग 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं. तो लास्ट 5 ईयर्स में आप अगर देखोगे तो सबसे पहले हम लोग 65th में देखते हैं. और यहाँ पे मैं ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज दिया हूँ. तो हिस्ट्री का BPSC में बहुत ज़्यादा ही वेटेज होता है. UPSC में उतनी वेटेज नहीं होती है, बट BPSC में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका. तो जिसकी बहुत अधिक वेटेज है उसको बहुत अधिक हम लोगों को पढ़ना है. और ये इजी भी है, आसान भी है. और एक चीज़ फोकस करना है कि जो सब लोग करके आते हैं उसको हम गलती नहीं करें.
जो सब लोग नहीं करते हैं उसमें कुछ ऐड करें, लेकिन जो सब लोग सही करके आते हैं उस पार्ट को। और हिस्ट्री एक ऐसी पार्ट है जिसको सब लोग बीपीएससी में सही करके आते हैं। तो हिस्ट्री हो गया। फिर आप देखिएगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर, हाँ, ये जो हिस्ट्री में बात कर रहा था अभी, ये सिर्फ हिस्ट्री का बात कर रहा था, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का बात नहीं कर रहा था, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो हिस्ट्री में बिहार स्पेशल क्वेश्चंस भी आते हैं, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, वो मैं आगे आपको पार्ट 2 इसका वीडियो अगर होगा या इसी पार्ट में आज अगर टाइम मिलेगी तो आज ही कर देंगे। फिर आप जाइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में ऑन एन एवरेज अगर आप देखिएगा तो 13 क्वेश्चंस आते हैं, और हिस्ट्री में आप अगर देखें तो 28 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एक साल पूछे जाते हैं। पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस आप एवरेज देख सकते हैं, कभी 6 तो कभी 12, इतना इस रेंज में वेरी कर रहा है ये। बट इन जनरल 10 आप ये मान के चलिए कि 8 to 10 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक्स, तो ये जो इकोनॉमिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, अब कोर इकोनॉमिक्स से बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं आपको करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ करके, ठीक। उसी तरह से बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में मैं आपको जितना बात कर रहा था, तो बिहार स्पेशल में बिहार का इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सेंसस, ये सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसको मैं आपको डिटेल में 1 by 1 बताऊँगा। उस पर बहुत ज़्यादा ही फोकस की जाती है। फिर करंट भी जो है वो भी एक, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका भी पोर्शन अच्छा खासा रहता है, अराउंड 30 क्वेश्चन। हिस्ट्री और करंट में देखिए ये दोनों मेजर पोर्शन होते जा रहा है। साइंस में आप देखिएगा कि पहले मतलब 66 में 66 बीपीएससी में 30 क्वेश्चन है, 65 में 30 क्वेश्चन है, 64 में 20 है, 63rd में भी 20 है। तो यानी ये 20 से 30 के बीच में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये 30 क्वेश्चन ही आएंगे इस बार भी, चूँकि आप पिछला 2 साल का देख रहे हैं तो वो इसी तरह का ट्रेंड है। तो 20 तो मिनिमम आनी ही है, और नहीं तो 30 भी आएगी। और मैथ का कंटिन्यूसली इसमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले के समय में जब आप देखिएगा कि 66 से पहले का यदि क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिएगा तो उसमें कैलकुलस, फंक्शंस का क्वेश्चन रहता था, लिमिट, जो कि 12th में जो जिन्होंने मैथ से प्रिपरेशन किया था, लाइक मैथ्स रखे हुए थे, उन लोगों को बेनिफिट होता था। लेकिन अभी इसमें जब से बिहार में बीपीएससी के थ्रू ये एसएससी की पोस्ट आने शुरू हो गए हैं, तब से इसमें वो सारा चीज़ हटा दिया गया है। नॉर्मल मैथ्स जो होती है, जो कि हम लोग एप्टीट्यूड के लिए, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के लिए जो भी पूछा जाता है, वही सारा इसमें मैथ्स रहते हैं। और कट ऑफ वाइज अगर आप देखिएगा तो 60, 62 ये तीनों एक ही साथ हुआ था एग्ज़ाम, इसीलिए एक ही साथ लिखा हुआ है। तो 97 मार्क्स आए थे, फिर 96, 97, यहाँ पे कुछ एब्रप्ट देख रहे हैं आप, इंक्रीज़ हुई है। मुझे ठीक से नहीं पता, हम इस पर दावा नहीं पेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि कहीं कुछ क्वेश्चंस का इधर उधर हो गया था या क्या हुआ था पता नहीं, बट हो सकता है कि ईजीबी पेपर हो। जब मैं परीक्षा दिया था तो मुझे इतना ईजीबी नहीं लग रहा था कि 108 कट ऑफ चला जाए, बट ओवरऑल ओके 108 फाइनल कट ऑफ था। तो उसमें हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग को ओवरऑल दिखना चाहिए 108 कट ऑफ था। इसमें री एग्ज़ाम भी हुए थे एक सेंटर पे, और पता चला था कि उस री एग्ज़ाम में जितने लोग थे उसमें एक भी क्वालिफाई नहीं किए थे प्रीलिम्स। खैर, तो 108 फाइनल था। एवरेज भी देखिए तो आप 99, यानी 100 आप रखिए कि 100 के पास तो रहता ही है। वैसे डे बाई डे स्टूडेंट का भी लेवल बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट भी परीक्षा एग्ज़ाम में आने लग गए हैं, दूसरे स्टेट्स के भी। और जो चूँकि एग्ज़ाम पहले 5 साल में एक बार हुआ करता था, 3 साल में एक बार, लोग बोलते थे पंचवर्षीय योजना चल रही है कुछ ऐसे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस एग्ज़ाम हो रहा है, जो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। हम सभी को बार बार मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, ठीक। तो ये ओवरऑल था आपका प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चंस का पैटर्न। तो आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि हिस्ट्री, फिर बिहार स्पेशल, साइंस और करंट, ये चारों जो है मेजर पोर्शन रहती है इस एग्ज़ाम में। तो अब हम हिस्ट्री में भी देखें तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 1857 के बाद से और इंडिपेंडेंस तक जो भी है उसका वेटेज बहुत अधिक है। इसमें 17 से 20 क्वेश्चंस करीब आया करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा सेम वाइज 5 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं। मीडिएवल हिस्ट्री में देखिएगा तो 4 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कि आपको 2 पार्ट को छोड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास कम समय है, तो आप इस पे फोकस कीजिए।
बट मैं तो ये बोलूँगा कि आप हिस्ट्री में कहीं से भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस आते हैं सेलेक्टिव ही आते हैं, और यहाँ से भी सेलेक्टिव ही टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे स्लाइड्स में। तो आप इसको भी फोकस करके रखिए कि ये भी मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको सिलेबस तो बहुत सारे हैं, तो सिलेबस पूरा नहीं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक का नाम हम यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, और इसके बाद मैं फिर बुक्स भी बताऊँगा कि आपको किस बुक से पढ़नी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये देखना है हम लोगों को। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, जो भी इंडिया के अंदर उनका एक्सपेंशन हुआ था, और फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाए थे, पहली बार कौन आया था, किसके दरबार में आया था, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो। और बहुत सारे रिविलियंस हुए थे, जैसे सिविल रिविलियन, ट्राइबल रिविलियन, पीजेंट, सिपोही और वर्कर्स, ये सारा जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था, या ज़मींदार के अगेंस्ट हुआ था, या किसी रिलीजियस एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, तो ये सारी चीज़ के बारे में जितनी भी रिविलियंस है, वेरियस रिविलियंस, ये हम लोगों को देखनी है। फिर सोशियो रिलीजियस और सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे समाज बने थे, तो वो सारा चीज़ हम लोगों को देखने हैं कि राजा राम मोहन राय का कौन सा था, फिर बहुत सारे मुस्लिम रिफॉर्मर भी थे, उनके कौन कौन से थे, तो वो सारा चीज़ जितना है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। 1857 तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें खास करके जो बिहार में जो घटना जहाँ जहाँ हुई थी उस पर भी हम लोगों को फोकस करना है। फिर उसके बाद मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, उसके एनुअल समिट कहाँ कहाँ हुए, खासकर बिहार में कहाँ कहाँ पे हुआ, किस किस ईस्वी में हुआ, और वो उसका रैंकिंग लाइक वो 28 था या 38 था, ये सारा चीज़। NCM, CDM, QM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसको भी हम लोगों को पूरा प्रॉपर फोकस करके पढ़ना है। जितने भी गवर्नर्स हुए उनके क्या क्या काम थे, वो सारा चीज़ भी हम लोगों को देखना चाहिए। वेरियस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेस, कहाँ कहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन बने थे, प्रार्थना समाज कहाँ से बना था, न्यूज़पेपर वो लाइक प्रार्थना समाज, इसी तरह बहुत सारे समाज से, तो वो सारा चीज़ आपको संगठन के बारे में देखना है, कौन बनाए थे, कहाँ कहाँ बना था, ये सारा चीज़ देखना है। फिर न्यूज़पेपर इन जनरल्स, तो न्यूज़पेपर कोई समाज थी तो वो कौन सा न्यूज़पेपर के प्रकाशन से निकलता था, हिंदी में निकलता था, जैसे केसरी है, मराठा है, तो ये इस सब तरह की बहुत सारे आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, तो वो सारा चीज़ न्यूज़पेपर जनरल्स, तो ये देखना चाहिए। तो उसी सब को हम यहाँ पे हिंदी में भी समराइज़ कर दिए हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब आप पढ़िएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर रखिए अपने पास, और क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखते रहिए, पैटर्न क्या है वो देखते रहिए, किस टॉपिक से कितना आ रहा है वो भी देखते रहिए। मोस्टली हमने यहाँ पे समराइज़ कर ही दिया है, फिर भी अब बात होती है बुक्स। तो पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि आप लूसेंट पढ़ लो, बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। अब वैसा नहीं रह गया है, अब पैटर्न बहुत सारी चेंज हुई है। हाँ, क्वेश्चन ईजी ज़रूर होते हैं, आप यूपीएससी और बीपीएससी से कंपेयर कीजिएगा तो इनका ऑब्जेक्टिव लाइक इसमें ऐसे नहीं रहते कि बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं उसमें से आपको निकालना है, ऐसा नहीं रहता है। बट क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, और क्वेश्चंस के लेवल टफ होने से नहीं है, जब बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने लगे हैं तो ऑब्वियसली है कि वो टफ हो ही जाएगी। कट ऑफ एक्स्ट्रा, यदि क्वेश्चन ईजी रहेगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। लूसेंट पढ़ना ही है, लेकिन लूसेंट के साथ साथ अधिक चीज़ है जो कि हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 40 डेज़ में आपको करनी है, तो 40 डेज़ में अगर मुझे प्रिपरेशन करनी रहती तो आप क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बार बेसिक बुक पढ़ चुके हैं। तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर सर लिखे हुए हैं, ये हिंदी और इंग्लिश हम दोनों का यहाँ पे इमेज दे दिए हैं, ताकि अगर आपको ख़रीदना हो तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं और जाके ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ये सारे बुक्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन अब चूँकि बहुत कम समय है तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि अगर आप अभी तक ये सब चीज़ बुक नहीं खरीदे हैं तो आप बुक स्टॉल पे ही जाके खरीदिए, नहीं तो 6-7 डेज़ वहाँ ही लग जाएंगे। अभी मैक्सिमम हम लोग कितना 57 डेज़ हैं हम लोगों के हाथ में, लेकिन 40 डेज़ में आपको मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ 40 डेज़ में हम लोगों को कवर करनी है, और एक राउंड तो रिवीजन कर ही लेनी है। तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं बुक्स तो आप डायरेक्ट घटना चक्र पे जाइए, वो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जिसको कि हम एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व ही नहीं कर पाएँ। तो
तो जब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने बैठिएगा तो कुछ कुछ चीज़ होती है जो आपको लगेगा कि हम पढ़े तो थे, हम लोग ठीक नहीं कर पाए, गलत हो गया मेरा। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो वो चीज़ आप एग्जाम हॉल में जो गलत कीजिएगा वो यहाँ ही कर लीजिएगा पहले ही। तो जब आपकी यहाँ ही गलती वो सारी चीज़ हो गई रहेगी तो वहाँ पे आपका चांसेस है कि बहुत कम चांसेस है कि आप वहाँ पे गलत करें। तो अभी तो मैं 40 डेज़ का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को पढ़ना ही है इसका सिलेबस, तो कहाँ से पढ़ा जाए आखिर बुक भी। तो बुक आप क्या कीजिए कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़िए। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक के हर एक सब्जेक्ट के बाद दे हैड गिवन सम समरीज, ओके। सो उस समरी को भी एटलीस्ट आप रिवीजन करके एग्जाम के टाइम में जाइएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरे बुक्स में क्या होता है कि समरीज नहीं रहते हैं, तो आपको खुद से नोट्स बनाने होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और वैसे भी इस बुक को इस हिसाब से लिखा गया है कि आपको लगेगा कि हम यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसी पर टू द पॉइंट लिखा गया है। तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए और फिर घटना चक्र आपको बनानी है। अब घटना चक्र 600 पेज के हैं, और 600 पेज को अगर आप बनाने बैठिएगा तो पता चलेगा क्या कि आप अभी से 6 दिन 7 दिन आप यही हिस्ट्री ही बना रहे हैं। तो आपको क्या करनी चाहिए, जब पहली बार आप फर्स्ट राउंड पढ़िएगा तो फर्स्ट राउंड में जब आप कभी पढ़े होंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कुछ टिक लगाए होंगे कि ये चीज़ हमको टफ लगता है, ये मुझसे गलत हो गया। अगर नहीं भी लगाए होंगे तो आगे से आप ये ध्यान रखिए कि घटना चक्र जब भी बनाइए तो सिर्फ उसी क्वेश्चंस में टिक लगा के रखिए, कुछ भी स्टार डबल स्टार या घेर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ेंगे, ओके। तो क्या होगा कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको एक टॉपिक जब उलटिएगा तो आपको वही 10-15 जगह पे टिक लगा होगा, 10-15 क्वेश्चंस करने हैं। रेस्ट क्वेश्चंस जो आप पिछला बार सही किए थे वो मोस्ट प्रोबेबली कि आप रिवीजन करके जाइएगा, तो फिर भी एग्जाम हॉल में आप उसको कर ही दीजिएगा। तो जब आपको रिवीजन करनी है तो सिर्फ उसी 10 क्वेश्चंस को करनी है एग्जाम से पहले जिसमें आपने टिक लगाया था। तो मॉडर्न के लिए ये हो गया। अब चलिए एंशिएंट पे। तो एंशिएंट में 5-6 टॉपिक है, बस उसी को पढ़ना है। और वो 5-6 टॉपिक कौन सी है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद। अब देखिए ये दोनों तो ठीक है, लेकिन बाकी जो ये 4 चीज़ है वो बिहार से ही रिलेटेड है। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का पढ़िएगा तो लगेगा आप एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का पढ़ रहे हैं। तो महाजनपदा पीरियड, बुद्धा, जैना, मौर्य, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में वर्धन, इतना आप कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। बीपीएससी में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाती है इन जनरल प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री का क्या क्या बुक है, तो अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप क्या कीजिए कि जो नया वाला एनसीईआरटी है वो 145 पेजेस के हैं, अराउंड 145 पेज का, आप उसको पढ़ लीजिए। और फिर घटना चक्र तो आपको बनानी ही है। तो घटना चक्र का एक ही बुक होता है, अलग से बुक नहीं होती, एक ही बुक में एंशिएंट मिडीवल पूरा उसमें क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। यहाँ भी सेम टेक्निक फॉलो करना है। एग्ज़ाम से पहले सिर्फ जब हम पहली बार पढ़े थे तो जहाँ जहाँ टिक लगाए थे, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, सिर्फ उसी को पढ़ना है। तो ये हो गया बुक्स। अब इधर हम 3 बुक्स क्यों दिए हैं कि बहुत सारे लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो उनको वहाँ पे बोला जाता है यूपीएससी या बीपीएससी या इस तरह से भी कोचिंग वर्क में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ओल्डर हिस्ट्री पढ़िए। दिस इज़ वेल एंड गुड। इफ़ यू हैव टाइम, डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द ओल्डर एनसीईआरटी बुक। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, इफ़ यू हैव लेस टाइम, देन इन दैट केस यू गो फॉर द दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज़ लाइक न्यू एनसीईआरटी बुक एंड द घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक। Medieval history. So in the medieval history, if you see, they will mostly focus on the Delhi Sultanate, Vijayanagar, Sher Shah Suri, again he is related with the Bihar, and Mughal Empire, Maratha, Bhakti and Sufi movement. इवन अगर इसमें भी आपको बोला जाए कि क्या क्या पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, दिल्ली सल्तनत पढ़िए, शेर शाह सूरी पढ़िए, मुग़ल पढ़िए, इतना भी पढ़ के आपका काम चल सकता है। फिर भी कभी कभी आपको जैसे चोला है, पांड्या है, चेरा है, तो उन लोगों के सिंबल्स जो बहुत, जैसे सब यहाँ का विलेज, अगर आप देखिएगा कि विलेज जो पंचायती राज हम लोग अभी देखते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो चोला का सबसे फेमस था। तो जो बहुत बहुत ही फेमस है साउथ इंडिया का चीज़, वो ही आपको देखना है। और नहीं तो इतना पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। फिर भी यहाँ पे 5-6 ही टॉपिक लिखी हुई है, आप ट्राई कीजिए कि ये कर लेने का, तो आपको मीडिएवल से भी आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। अगेन मीडिएवल में अभी चूँकि कम समय है तो आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी, नया वाला एनसीईआरटी जो है वो पढ़िए। घटना चक्र तो बनानी ही है, सिर्फ स्टार मार्क्स जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे। कभी कभी लोग ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा बुक है, और रियली अच्छा बुक है, मैंने भी पढ़ा है इसको।
मेरे पास इसके शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो सारा शेयर कर दूंगा बाद में या अगर आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के बाद ही हम ये चैनल ये शेयर कर देंगे। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप इसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आप ये और ये, ठीक, अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो मैं तो ये बताऊंगा आपको कि आप डायरेक्ट चले जाइए घटना चक्र में, और घटना चक्र का उस बुक को निकाल लीजिए, उस टॉपिक को, और वो 6 टॉपिक ही कर लीजिए, बहुत है। अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में दो जगह से क्वेश्चंस आते हैं, एक आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, एक आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और एक बिहार ज्योग्राफी का। तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसी में हम अभी के लिए बिहार ज्योग्राफी को भी बता रहे हैं आपको। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी से 7 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी है। आप क्या कीजिए, आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th का बुक है उसको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी का, ठीक। और बाकी जो चीज़ है जैसे रिवर, डैम, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्राइबल, ये फॉरेस्ट का बायनवल रिपोर्ट आता है तो वो पढ़ लेना है, बिहार में कितनी फॉरेस्ट डेंसिटी है वो पढ़ लेना है। सोलर सिस्टम के बारे में, डेजर्ट, पोर्ट, लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आप उसमें इस तरह से समझिए कि अगर बिहार में पढ़नी है तो किस डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में पढ़नी है तो कौन सी राज्य सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है, और फिर वर्ल्ड में कौन सा कंट्री सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है। फिर आइसलैंड्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा आइसलैंड्स कौन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड्स कौन है। तो ये सारा चीज़ जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक। इसको हिंदी में भी मैंने दे दिया हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पढ़नी है। ये जो 11th की एनसीईआरटी होती है, 12th की एनसीईआरटी होती है, इसके पढ़ने से आपको मेंस में भी मदद मिलेगी, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िए। फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसका पढ़ना चाहिए। ये आपको इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड की क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, फिजियोग्राफी के बारे में आपको बता देगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके। और फिर ये सारा चीज़, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जिनका नहीं है उनको ये सारी चीज़ पढ़नी है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको भी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट जो है वो आपको देखनी होगी। अब ये कहाँ से देखा जाए, इसके लिए ये 4 बुक जो एनसीईआरटी का मैंने बताया कि ये 11th का, ये फिजियोग्राफी का देख रहे हैं, ये इसमें पूरा ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजियोग्राफी और ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी लास्ट में रहता है इस बुक में, और फिर इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो इस बुक में रहता है लास्ट में, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मेंस में बहुत अधिक काम देगा, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम देते हैं। तो ये 4 बुक है 11th 12th का, ये डेफिनेटली ही पढ़नी चाहिए, और इससे अधिक आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर उसमें ज्योग्राफी में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं कि घटना चक्र की बुक खरीदिए, और घटना चक्र में वो सारे टॉपिक ढूंढिए, और पहली बार जब आप बनाइए तो जो आपसे नहीं बन रहा है उसमें स्टार लगाइए, और दोबारा जब आप पढ़िए तो सिर्फ रिवीजन के टाइम सिर्फ स्टार वाला आपको पढ़ना है, ओके। अब चलते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में आपको अब कोई नहीं पूछने वाला है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, सॉफ्ट मनी क्या होता है, ये सारी चीज़ नहीं पूछे जाते हैं, ओके। मोस्टली क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं आपको करंट से रिलेटेड, यानी बजट, इकोनॉमिक सर्वे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो समरी है वो आपको पढ़ना है। पूरा बजट लेकर के मत बैठ जाइएगा, नहीं तो पता चलेगा 10 दिन तक आप वही पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ भी बना करके मिलते हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं, जिसमें कि समरी दिया हुआ रहता है। तो बिहार एंड इंडिया दोनों पढ़ना है, बिहार पे स्पेशल फोकस करना है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहले के समय में तो ऐसा भी होता था कि पूछ लिए जाते थे कि नीति आयोग का गठन किस दिन से हुआ था, किस दिन शुरू हुआ था, तो इस तरह का डेट भी पूछ लिए जाते थे। अभी ऐसा ट्रेंड नहीं है, फिर भी आप जितने भी सेंटर का और स्टेट का स्कीम्स है उसको डिटेल में पढ़िए। स्पेशली बिहार का जितना भी स्कीम्स है उसको तो आप डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। फिर 5 ईयर प्लान से कभी कभी क्वेश्चंस रहता है, फिर नीति आयोग के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस रहता है, पॉवर्टी से रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट से रहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुआ है उस सारी चीज़ से रहता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारा चीज़ होना चाहिए, ये पूछे नहीं पूछे फिर भी आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है आपको इकोनॉमी के लिए। अब इकोनॉमी कहाँ से पढ़ा जाए, तो इकोनॉमी पढ़ने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी में एक बुक है जो हम आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको मेंस में ये समझिए कि 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। इकोनॉमी में बेसिक टर्म समझने के लिए आप लूसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक संजीव वर्मा सर का ये बुक है, पतला सा बुक लिखा हुआ है। अगर आपको
ये सारी चीज़ जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो जल्दी जल्दी पढ़नी है तो ये है, और नहीं तो फिर ये तो रामायण की तरह लिखा हुआ ही है रमेश सर का, आपके पास बहुत बुक है, तो रमेश सिंह सर का ये बुक है, बहुत ही टाइम है आपके पास तो आप आराम से इसको पढ़िए। बट ये 40 डेज़ भी डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लूसेंट का बेसिक चीज़ पढ़ लीजिए, ये पढ़िए, और फिर करंट से जोड़ करके जो मैं बताया था बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो बिहार स्पेशल समरी होगा वो मैं खुद बना करके आप लोगों को दे दूँगा। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी में बहुत सारे ही टॉपिक है लक्ष्मीकांत के बुक में, लेकिन आपको इन सारे टॉपिक्स पे बहुत अधिक फोकस करना है। जैसे प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है आपको, डिफरेंट सोर्सेज किस कंट्री से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, बेसिक स्ट्रक्चर, सिटीजनशिप, स्टैंड एंड ड्यूटी, अमेंडमेंट्स, ये सारा चीज़ पढ़ना है। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी, जुडिशियरी, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट तो सेम स्टेट में क्या होगा, गवर्नर, पीएम तो सीएम देखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखना है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर देखना है, इलेक्शंस देखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ देखनी है, पंचायती राज देखना है। और अभी पंचायती राज इस बार थोड़ा फोकस करके देखना है, क्योंकि रिसेंटली ही बिहार में ये सारा इलेक्शंस हुए थे, तो वो सारा चीज़ हम लोगों को अच्छा से देखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, और अमेंडमेंट जितनी हुई है ये, तो ये मोटा मोटी इतना टॉपिक है जिससे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। करंट में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन है, किसको नियुक्त किया गया, अगर कुछ करंट में कुछ इस तरह की चीज़ हुई रहती है तो वो सारा चीज़ भी इससे जोड़ करके पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्टली ये सारा चीज़ है टॉपिक जहाँ से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, इस सारी चीज़ को आपको देखनी है। ऐसे अगर आप देखिएगा लक्ष्मीकांत की बुक में तो 65 टॉपिक्स है, तो उतनी टॉपिक्स नहीं देखनी है, लेकिन इन सारे टॉपिक को ज़रूर देख के जानी है, चूँकि आपके पास बहुत कम समय है। बुक्स, इसमें तो एक ही बुक है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, चूँकि आप चाहे आप बीपीएससी का मेंस लिखिए, यूपीएससी का मेंस लिखिए, प्रीलिम्स लिखिए, जो भी लिखिए, ये एम लक्ष्मीकांत का है। इनका बुक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इन्होंने बुक को लिखा है, और पढ़ने पे एक बार पढ़ने पे अगर आपको नहीं भी समझ आती तो 2, 3, 4 बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा बुक। वैसे बुक इस हिसाब से लिखा हुआ है कि आप 1 से 2 बार पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। फिर सेम बात कि आपको एमसीक्यू करनी ही है, यू शुड डेफिनेटली डू द एमसीक्यू, then only you will come to know what you have understood by reading this book. Simply reading this book will not clear your concepts unless and until you write some of the mock tests or you do some MCQs set from this like घटना चक्र। अच्छा बात यह है कि घटना चक्र में भी टॉपिक वाइज दिए होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसका, वो सारा चीज़ का यहाँ पे कलेक्शंस रहता है, तो बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि घटना चक्र में इस किसी भी क्वेश्चंस के बाद उसका एक्सप्लेनेशन उसके जस्ट नीचे दे देते हैं, तो आपको ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता है बार बार कि कहाँ पे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो ये बुक जो है वो बेस्ट बुक है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको कि घटना चक्र तो बनाइए ही बनाइए। सपोज़ कीजिए कि आप सब कुछ पहले एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप घटना चक्र ज़रूर बनाएं। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, फॉर दिस पीपीटी एंड अदर स्टडी मटेरियल आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वे टू पीसीएस, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।